Hello everyone and welcome back to SK Mechanics and we're back again with another topic in fluid mechanics and आज हम लोग fluid mechanics से फिर से proceed करेंगे and fluid statics का part already cover हो चुका है, hydrostatics cover हो गया. Now we'll proceed with hydrodynamics या फिर fluid dynamics जहाँ पे again I'm going to tell you fluid की motion की study होती है. So fluid dynamics whenever we say we mean हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, we are going to discuss about द मोशन ऑफ फ्लूइड्स, कैसे फ्लूइड मोशन में होते हैं. अब व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट, हमें पता है कि बेसिक टर्म्स क्या है. कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो कैसे किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे. वी डोंट टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड, वो तो सारे पार्टिकल्स के लिए सेम होता है. रादर फ्लूइड के मोशन में ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है, कैसे वेलोसिटी और एरिया एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. एंड बर्नौलीज इक्वेशन which is nothing but just another form of conservation of energy जिसे फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज किया जाता है. तो यहाँ पे मोशन ऑफ फ्लूइड में पहले मैं बता दूं यहाँ पे कुछ assumptions लेते हैं. इनफैक्ट कुछ नहीं, there are too many assumptions for the fluid to be considered a real fluid. ये जो फ्लूइड की बात हो रही है this is basically idealized. कुछ assumptions लेते हैं. जैसा पहले assumption हो गया कि friction in fluid equals 0. अब यहाँ पे फ्रिक्शन व्हेनेवर वी से वी मीन विस्कोसिटी. बेसिकली क्या होता है कि फ्रिक्शन भी दो कैटेगरीज में होता है, ड्राई फ्रिक्शन और वेट फ्रिक्शन. ड्राई फ्रिक्शन जो कि दो ऑब्जेक्ट्स, दो सरफेसेस के बीच होता है जब एक दूसरे पे स्लाइड करता है या फिर स्लाइड करने की कोशिश करता है, जो कि अगेन दो सब कैटेगरीज में आता है. स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. वेट फ्रिक्शन में दैट इज बेसिकली विस्कोसिटी, जो कि फ्लूइड में होता है कि बेसिकली फ्लूइड के पार्टिकल्स जैसे एक दूसरे के पास जा रहे हैं विद अ सर्टेन स्पीड, तब वहां पे विस्कोसिटी होती है जो कि एक्चुअल में डिपेंड करती है वेलोसिटी पे या फिर स्पीड पे बाय विच एन एलिमेंट इज गोइंग पास्ट द अदर एलिमेंट, या फिर एक ऑब्जेक्ट जिसे फ्लूइड में रखा हुआ है दैट इज मूविंग पास्ट द फ्लूइड, या फिर फ्लूइड इज मूविंग पास्ट दैट ऑब्जेक्ट विद व्हाटएवर वेलोसिटी. ये विस्कोसिटी इस वेलोसिटी का फंक्शन होती है. यहाँ पे हम लोग मानेंगे ये विस्कोसिटी 0 है. एक और assumption लेते हैं, ये फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है. अब इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है, फ्लूइड में डेंसिटी कांस्टेंट है. हर एक पॉइंट पे जो मास और वॉल्यूम का रेशियो है दिस इज कांस्टेंट. हर एक पॉइंट पे आपने पूरे फ्लूइड के लिए लिया है कैपिटल M ओवर कैपिटल V, मतलब टोटल मास ऑफ फ्लूइड ओवर टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, एंड इसको आपने इवैल्यूएट किया है हर एक पॉइंट पे, तो ये हमेशा एक कांस्टेंट रिजल्ट देता है, दैट इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. फिर एक और assumption ले लेते हैं कि फ्लूइड इज इरोटेशनल. ये एक इरोटेशनल फ्लूइड है कि इसके पास कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, which is obviously somehow stating कि it is not rotational, irrotational about any given point. किसी भी given point के about fluid के पास angular momentum नहीं है. तो ये तो हो गए तीन बेसिक assumptions जो कि यहाँ पे कंसिडर करने ही करने हैं. इनकम्प्रेसिबल, डेंसिटी कांस्टेंट होगी, विस्कोसिटी 0 माने, फ्लूइड को इरोटेशनल मान लिया, दैट इज व्हाट विल कंसिडर. एंड इसके बाद विल कंसिडर कि अब जो फ्लूइड की स्टडी होगी, आई टेल यू यहाँ पे भी फ्लूइड फ्लो, मतलब जब फ्लूइड फ्लो करता है दो कैटेगरीज में आती है एंड उनमें से एक ही कैटेगरी के डिस्कशन करेंगे. उसके बाद हम लोग मानेंगे कि जो फ्लो है दैट इज अ लैमिनार, मतलब स्टेडी फ्लो. व्हेनेवर वी से फ्लूइड फ्लो, तो ये तो चारों पॉइंट्स मैंने बेसिकली बताए, assumptions हैं 4 पॉइंट्स. यहाँ पे बेसिकली दो काइंड के फ्लो होते हैं, लैमिनार जिसे अगेन आई एम स्टेटिंग स्टेडी फ्लो भी कहा जाता है. जो दूसरा काइंड का फ्लो होता है दिस इज केओटिक या फिर टर्बुलेंट फ्लो. अब जो डिफरेंस होता है बिटवीन दीज टू काइंड्स ऑफ फ्लो आपको समझ लें. लैमिनार या फिर स्टेडी फ्लो, दिस इज समथिंग लाइक अ स्मूथ फ्लो जो कि बहुत ही कम स्पीड पे होता है. अपने फ्लूइड फ्लो की स्पीड बेसिकली बढ़ा दी, तो टर्बुलेंट फ्लो इज बेसिकली अ केओटिक फ्लो. अब कुछ जो डिफरेंसेस आते हैं बिटवीन लैमिनार दैट इज स्टेडी या फिर टर्बुलेंट फ्लो, बेसिकली दैट इज डिफरेंसेस अराइज करते हैं फ्लूइड फ्लो की स्पीड पे. अगर आपने किसी भी फ्लूइड की स्पीड को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया देन इट विल गो टू टर्बुलेंट फ्लो. कम है स्पीड
it is small enough, that is laminar flow. But again it is not a very good way of differentiating between the two. डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बिटवीन द डिफरेंसेस जो कि इफेक्ट्स में आते हैं बिटवीन लैमिनार या फिर टर्बुलेंट फ्लो। ये इफेक्ट्स में कुछ ऐसे डिफरेंसेस आते हैं, मान लो आपने यहाँ पे बेसिकली कंसिडर किया है एक ऐसी पाइप जिसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा है, इसमें पूरा वाटर फ्लो कर रहा है, तब जो लैमिनार फ्लो होता है जहां पे स्पीड इज स्मॉल इनफ, तो लैमिनार फ्लो या फिर स्टेडी फ्लो विच इज अ स्मूथ फ्लो, आप इसमें कोई भी पॉइंट कंसिडर करो, मैंने ये वाला पॉइंट कंसिडर किया, इस पे इनिशियली मान लो कोई फर्स्ट पार्टिकल, इनिशियली कोई भी फर्स्ट पार्टिकल आया, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट पार्टिकल है, इसके पास अगर वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, जब ये इस पॉइंट से पास कर रहा है इन दिस फ्लूइड v है, तब आफ्टर टाइम डेल्टा टी टाइम बाद जब दूसरा कोई पार्टिकल इस पॉइंट पे आएगा तब इसके पास भी वेलोसिटी v होगी। दैट इज व्हाट इनडायरेक्टली मींस लैमिनार या फिर स्टेडी फ्लो। रिमेंबर इट इज अ नॉन केओटिक फ्लो। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे स्पीड फिक्स्ड होती है, स्पीड पार्टिकल टू पार्टिकल डिपेंड नहीं करती, स्पीड पॉइंट टू पॉइंट डिपेंड करती है कि ये पार्टिकल किस पॉइंट पे रखा है, तो इसकी स्पीड उस पार्टिकल पे नहीं बल्कि पार्टिकल जिस पॉइंट पे रखा है पॉइंट पे डिपेंड करती है कि किस पॉइंट इन फ्लूइड पे है। यहाँ पे यहाँ पे कोई भी पार्टिकल आया व्हाइल फ्लोइंग, तो जो इस पार्टिकल की स्पीड होगी डेल्टा टी टाइम बाद, किसी भी टाइम इंस्टेंट बाद जब कोई दूसरा पार्टिकल इस पॉइंट पे आएगा तो उस पार्टिकल की भी उतनी ही स्पीड होगी जो कि किसी टाइम टी पहले किसी दूसरे पार्टिकल की थी। तो यहाँ पे बेसिकली एक काइंड की फ्लो लाइन बनती है विच इज ऑब्वियसली दिस लाइन, जो कि किसी भी पॉइंट पे, लाइक मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, इस पॉइंट के इस पॉइंट से पास करते हुए मैं इसमें एक फ्लो लाइन बेसिकली बना सकता हूँ, जो कि इस केस में समथिंग लाइक दिस अपीयर कर रहा है। दिस रिप्रेजेंट्स द ट्रैजेक्टरी ऑफ एनी गिवन पार्टिकल जो कि इस फ्लूइड में मूव कर रहा है। ऐसे कई सारे फ्लो लाइंस बनाए जा सकते हैं बेसिकली अबाउट द पॉइंट्स जिनके थ्रू ये सारे पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड मूव कर रहे हैं। सो दैट इज द फ्लो लाइन। यहाँ पे एक कांस्टेंट फ्लो लाइन होती है, फ्लो लाइन के थ्रू इनकी वेलोसिटीज होती है, पॉइंट टू पॉइंट ये वेलोसिटी डिपेंड करती है, दैट इज अ लैमिनार फ्लो। जब इनमें से कोई भी प्रिंसिपल काम नहीं करता, ये कब होता है जब स्पीड बहुत हाई हो जाती है, अगेन आई एम टेलिंग स्पीड बहुत हाई हो जाती है, उस केस में ये फ्लो केओटिक हो जाता है, जब इसे टर्बुलेंट फ्लो कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, पहली बात फ्रिक्शन जीरो है, कोई विस्कोसिटी नहीं, डेंसिटी कांस्टेंट है, फ्लूइड इज इरोटेशनल यानी कि किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट आपने लिया, ये क्या है, ये जीरो आपने ले लिया, एंड देन यू हैव ये जो फ्लो होगा ये स्टेडी फ्लो होगा। तो दिस इज बेसिकली इंट्रोडक्शन फॉर फ्लूइड फ्लो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे विद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज इक्वेशन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पॉज द वीडियो एंड रब ऑन। ऑलराइट, एंड नाउ वी आर बैक वंस अगेन। अब हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लेट्स कंसिडर समथिंग लाइक दिस, हमारे पास वही सेम काइंड की पाइप है एंड इट विल स्टार्ट हॉरिजॉन्टली एंड एंड हॉरिजॉन्टली। मतलब यहाँ पे ये पाइप ऐसे स्टार्ट हुई इस एंड पे, किसी हाइट एच तक इट गोज ओवर दैट, एंड यहाँ पे डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज भी हो सकते हैं। ये वाला मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया माना A1 एंड यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया माना A2। अब ये एरिया बेसिकली इंक्रीज या डिक्रीज बेसिकली चेंज क्यों कर रहा है, चेंज इसलिए कर रहा है क्योंकि हमें समझना है कैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे स्पीड ऑफ एनी फ्लूइड फ्लो डिपेंड करती है, एंड मैंने बताया ये पॉइंट टू पॉइंट डिपेंड करती है इन एनी गिवन फ्लो लाइन या स्ट्रीम लाइन। तो यहाँ पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है इन दिस पाइप। अब अगर इस पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो व्हाट विल बेसिकली हैपन इज कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर समथिंग लाइक अ फ्लूइड एलिमेंट इसमें इंटर करता है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी छोटे से टाइम ड्यूरेशन में, हम लोग एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds1 मान सकते हैं कि कोई भी फ्लूइड एलिमेंट ट्रैवल करेगा। जब तक यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट उतना ही मास उतना ही वॉल्यूम का फ्लूइड एक दूसरा डिस्प्लेसमेंट ds2 ट्रैवल करेगा। इनके अबाउट रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज दी जा सकती है। ये मैंने माने यहाँ पे किसी भी इस पॉइंट पे जो फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी है वो है v1, देन यू हैव इस पॉइंट पे वेलोसिटी है v2। अब ये वेलोसिटी चेंज क्यों करेगी, पहली चीज यहाँ पे देख लो कि एरिया चेंज कर रहा है,
एरिया चेंज कर रहा है क्या? मतलब क्या हुआ यहाँ पे इन पे फोर्स जो फ्लूइड के एलिमेंट्स पे लगेंगे वो चेंज करें। कैसे फोर्स चेंज करेंगे? क्योंकि यू हैव टू रिमेंबर प्रेशर होता है फोर्स अपन एरिया, प्रेशर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होगा, तो फोर्स एट एनी गिवन पॉइंट विल बी प्रेशर टाइम्स में एरिया। मतलब जो फोर्स ऑन फ्लूइड एलिमेंट्स बाय अदर एलिमेंट्स लगेंगे ऑन दिस फ्लूइड एलिमेंट जो कि v1 स्पीड से मूव कर रहा है at point 1 will be pressure at point 1 times में area at point 1. Then you have the force at point 2 will be pressure at point 2 times area at point. तो यहाँ पे since basically as you can see over here pressure change कर रहा है इसकी वजह से and area change कर रहा है, pressure तो change करेगा, ये height पे depend करता है obviously, तो force भी change हो रहा है। सो इन दिस केस हमें देखना है कि ये जो फोर्स चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे अलग फोर्स है, यहाँ पे अलग फोर्स है, ऑब्वियसली फोर्स एक्ट कर रहा है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसने एक्स्ट्रा गेन कर लिया mg h अमाउंट में, इफ h इज द दिस हाइट ऑफ दिस हाइट डिफरेंस बिटवीन द टू बेसिकली एंड्स ऑफ दिस पाइप, तब यहाँ पे देखा जा सकता है कि वर्क हो रहा है फ्लूइड एलिमेंट पे, तो ऑब्वियसली जानते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी तो ऑब्वियसली चेंज करेगी। तो पहले वो छोड़ देते हैं, दैट इज समथिंग दैट कम्स इन बर्नौलीज इक्वेशन, अभी डिस्कस करेंगे। बट पहली चीज व्हाट आई विल से इज यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैटर मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास, हम लोग दो प्रिंसिपल्स का यहाँ पे यूज करते हैं। पहला यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मैटर को भी इस सिचुएशन में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मास, मास हमेशा कंजर्व्ड होगा, क्रिएट नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। जब यहाँ पे फ्लूइड एलिमेंट्स इस एंड से इंटर करते हैं तो उन्हें इस एंड से लीव भी करना है। दिस इज समथिंग लाइक दिस, इस एंड पे जब ये इंटर करेगा तो बीच में कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा या फिर एक्स्ट्रा फ्लूइड कहीं से आ नहीं जाएगा, एज लॉन्ग एज द सिस्टम इज आइसोलेटेड, कंप्लीटली आइसोलेटेड भी नहीं, वरना इंटर कैसे करेगा। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग कि जब ये फ्लूइड एलिमेंट्स इस एंड से जितना फ्लूइड इंटर करेगा उतना ही लीव करना पड़ेगा। तो what we have to see is conservation of mass in this situation। अगर m1 अमाउंट की फ्लूइड इंटर करती है, m2 अमाउंट की फ्लूइड लीव करती है किसी भी टाइम ड्यूरेशन में, m1 should be equal to m2। अब ये बड़े बेसिकली टाइम इंटरवल्स में, फाइनाइट टाइम इंटरवल्स के लिए भी वैलिड होना चाहिए, एंड सिंस कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा वैलिड होता है, ये इनफाइनाइटेसिमल इंटरवल्स के लिए भी वैलिड होना चाहिए। तो अगर m1 m2 के इक्वल है, मैंने क्या बताया था कि डेंसिटी हमें कांस्टेंट मानना है, डेंसिटी हमें कांस्टेंट मानना है। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या किया, इट विल बी इन फैक्ट बेटर अगर इसे मैं dm1 एंड dm2 लिखता हूँ। m1 इक्वल्स m2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने एक फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए, लेकिन वी हैव टू गिव आवर बेस्ट इन दिस कि हमें एक प्रॉपर सा इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो इनफाइनाइटेसिमल इंटरवल पे बेस्ट होगा। तो मैंने अब लिख दिया dm1 इक्वल्स dm2 किसी टाइम इंटरवल dt में, dm1 इक्वल्स dm2 का मतलब रो dv1। अब रो dv1 का मतलब क्या, dv1 रो इज ऑब्वियसली डेंसिटी, dv1 विल बी द वॉल्यूम जो कि कोई भी फ्लूइड बेस एलिमेंट यहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा, रादर देन ऑक्यूपाई करेगा, मूव करेगा, एंड जो कि जितना वॉल्यूम का फ्लूइड यहाँ पे कवर करेगा दिस मच डिस्टेंसेस, इट इज क्लियरली a1 टाइम्स में ds1 जो कि dt टाइम इंटरवल में ट्रैवर्स होगा। तो रो dv1 शुड बी इक्वल टू रो dv2 जो कि वहां का वॉल्यूम सेगमेंट है। अब रो तो कैंसिल हो गया, dv1 शुड बी इक्वल टू dv2 क्योंकि डेंसिटी तो कांस्टेंट है, यहाँ पे वही है जितनी वहां पे। dv1 इक्वल्स dv2 का मतलब क्या, दिस बेसिकली मींस कि a ds1 शुड बी इक्वल टू a टू ds2, जिसका मतलब क्या होगा कि अगर मैंने दोनों साइड टाइम से डिफरेंशिएट कर दिया तो इट डेफिनेटली मींस कि a1 v1 शुड बी इक्वल टू a2 v2। अब ये जो सिंपल सा हमें इक्वेशन मिल रहा है, दिस इक्वेशन इज सेड टू बी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब ये जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, जैसा कि आप देख सकते हो कि अगर a1 v1 इक्वल्स a2 v2 है, अब ये 1 एंड 2 तो हम लोगों ने कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट्स लिए, रादर यहाँ पे तो मैंने दो एंड्स लिए, बट इट डजंट एक्चुअली मैटर। आपने कोई भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स ले लिए, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, ये हो गया मेरा पॉइंट 1, यहाँ पे मेरा पॉइंट 2 हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे भी 1 एंड 2 के लिए a1 v1 इक्वल्स a2 v2 लिख सकते हो एंड इट विल स्टिल बी वैलिड। अब देखो ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज नथिंग डिफरेंट,
इट इज जस्ट कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर कंजर्वेशन ऑफ मैटर फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स। हम लोगों ने बस कंजर्वेशन ऑफ मास फ्लूइड मैकेनिक्स में लगाया कि जितना मास यहाँ से किसी भी टाइम में एंटर करेगा उतना ही मास यहाँ से उतने टाइम इंटरवल में लीव करेगा। इसका मतलब A1 V1 शुड बी इक्वल टू A2 V2। तो ये हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मास लगाया। इसको और क्लियरली लिख सकते हैं कि AV शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। AV हमेशा कांस्टेंट है, इसीलिए अगर आप देखोगे कि जब किसी पाइप से फ्लूइड फ्लो करता है तो जितना कम उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ही ज्यादा, अगर फ्लो रेट बेसिकली सेम है which is obviously AV। यहाँ पे फ्लो रेट का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम फ्लो रेट, AV दैट इज, इसे वॉल्यूम फ्लो रेट भी कहते हैं। So you can call it this AV which is basically D capital V over dt is equal to AV। D capital V over dt मतलब the derivative of volume, ये capital V is the volume of fluid, small v is the speed of fluid at any point। This is basically, ये constant हमेशा रहता है। तो आप किसी भी टाइप के थ्रू देखोगे वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट है, जितना कम उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतनी ज्यादा स्पीड से उसमें से वाटर फ्लो करता है या फिर वाटर निकलता है या फिर पास करता है। तो दैट इज वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट होते हैं, जिसके हिसाब से ये स्पीड खुद को एडजस्ट करती है अलोंग विद द क्रॉस सेक्शनल एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड आल्सो टू दिस कांस्टेंट जो भी इसकी वैल्यू होगी। तो ये तो हो गया कंजर्वेशन ऑफ मास। अब एक बार डिस्कस करते हैं फिर से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स यू विल एवर एनकाउंटर इन फिजिक्स। कंजर्वेशन ऑफ मास को हम लोगों ने यूज किया एंड फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए एक स्पेशल सा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी मिल गया। द सेम कैन बी सेड अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, वर्क हो रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आ रहा है। सो व्हाट वी कैन बेसिकली सी ओवर हियर कि अगर मैंने इन सारों को सम अप किया एंड आई कैन बेसिकली राइट इट एज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि ऑब्वियसली जो टोटल वर्क होगा दिस विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल वर्क दैट ऑफ कोर्स इंक्लूड्स वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ कि आई कैन इन दैट केस गेट अ न्यू इक्वेशन जो कि इस फ्लूइड मैकेनिक्स में इस पर्टिकुलर पाइप के लिए वैलिड होगा। सो इन दैट केस हमें पहले देखना है फोर्सेस कौन कौन से एक्ट करें। यहाँ पे फोर्स इनवर्ड एक्ट करेगा ड्यू टू ऑल दिस प्रेशर एज यू कैन सी एट दिस पॉइंट। ये फोर्स क्या होगा, दिस विल बी अब ये जो फोर्स होगा दिस विल बी P1 टाइम्स में A1, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A1 जो कि हमें पता है गिवन सिचुएशन में। यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करे ड्यू टू ऑल दिस फ्लूइड, तो यहाँ पे मैंने बेसिकली कंसिडर किया P2 टाइम्स में A2। प्रेशर भी वेरी करे पॉइंट टू पॉइंट, वो तो फ्लूइड में वेरी करता है। हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है, वर्टिकल लेवल पे प्रेशर वेरी करता है, इंक्रीज या डिक्रीज करता है। फिर यू हैव द ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो कि एज दिस फ्लूइड विल पास इस पे वर्क करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो यहाँ पे देखना है कि वर्क हम लोग किस किस चीज में कर रहे हैं। पहली बात तो फ्लूइड की स्पीड चेंज करने में वर्क होगा, प्लस उसके साथ साथ इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की चेंज में वर्क होगा। तो पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे मैं पॉइंट 1 पे काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूंगा, हाफ m1 v1 का स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ v, अब v1 का स्क्वायर है, m1 को कैसे लिखूं, m1 को मैं लिख सकता हूँ द डेंसिटी एट दिस पॉइंट जो कि ऑब्वियसली कांस्टेंट है। डेंसिटी को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ बाय द वॉल्यूम ऑफ दिस पॉइंट। अब वॉल्यूम ऑफ दिस पॉइंट है तो ऑब्वियसली दैट इज A1 टाइम्स में ds1 किया जा सकता है, देन यू विल मल्टीप्लाइड बाय दिस v1 का स्क्वायर। सिमिलरली जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इन फैक्ट इट इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2, इट इज हाफ टाइम्स में रो विच इज द डेंसिटी अगेन टाइम्स में हो गया मेरा वॉल्यूम विच इज A2 टाइम्स ds2। अब ये हो गया v2 का स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, देन व्हाट आई कैन डू ओवर हियर इज कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी दिस विल बी हाफ रो, देन यू हैव हाफ रो तो कांस्टेंट कॉमन हो गया A2 v2 स्क्वायर ds2 माइनस A1 v1 स्क्वायर ds1। वी आर गेटिंग दीज टर्म्स। अब इफ यू कंसिडर ओवर हियर ये A2 यहाँ पे मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ, सिंस वी हैव रादर A1 ds1,
जो कि अगर A2 DS2 के इक्वल होगा, दिस विल अगेन बी इक्वल टू A2 this is getting messed up, DS2 के इक्वल होगा, and I am just using the equation of continuity over here. So rather than considering it such a long expression, से मैं simply half times में रो times में A2 DS2 को again कोई भी constant मान सकता हूँ, which will be equal to 1 DS1. तो इससे चलो मान लेते हैं constant की, because it will eventually get cancelled up, तो कोई ज़रूरत नहीं है to make it that elaborated. तो total change in kinetic energy हाफ रो के v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर हो गया. फॉर सिंप्लिसिटी मैंने इसे कांस्टेंट k मान लिया, विच आई हैव टेकन कांस्टेंट, क्योंकि दोनों सिचुएशंस में ये वैल्यू तो बदलने वाली नहीं है. बेसिकली इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास. दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी. चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी बेसिकली सच कि यहाँ पे मैंने mgh लिया, दैट इज m2g H2 माइनस में m1 GH1. अब इफ यू कंसिडर इट एट अ सर्टेन हाइट कि यहाँ पे इतना हाइट डिफरेंस है, इतना हाइट ये ऊपर गया, सो व्हाट वी कैन सी ओवर हियर इज कि इसे मैंने ले लिया कि ये तो H2 माइनस H1 m2G माइनस में m1G, m2 एंड m1 आर सेम, सो इट इज बेसिकली mg डेल्टा H. दिस इज डेल्टा H. ये चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया. फिर यू हैव द वर्क डन ऑन इट. तीन टर्म्स इवैल्यूएट करने, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अब इस पे वर्क कितना हुआ? वर्क बेसिकली कौन कौन से फोर्सेस की वजह से होगा? जो इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं, हियर यू हैव F1, हियर यू हैव F2. तो जो वर्क डन ऑन फ्लूइड होगा, दिस विल ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी, पहले यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे कंसिडर करना है, यहाँ पे प्रेशर जो कि इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसकी फोर्स की वजह से कितना वर्क हुआ? यू हैव P1 टाइम्स में A1 टाइम्स में DS1. फिर यू हैव एट दिस पॉइंट माइनस P2 टाइम्स में A2 टाइम्स में DS2. दिस इज द वर्क दैट्स हैपनिंग. तो अब मैंने बेसिकली क्या किया? आई एम ट्राइंग टू इक्वेट दिस वर्क डन विथ दीज टू टर्म्स दैट यू हैव ओवर हियर, एंड व्हेन आई डू सो I'll have P1 A1 DS1. अब A1 DS1 and A2 DS2, these are basically this constant K जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था. तो here I have P1 minus P2 टाइम्स में constant K हो गया. किसके इक्वल करूंगा? हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर के, and here you have this constant K again. Then you will add it with this term which is mg टाइम्स में डेल्टा H. अब ये H2 minus H1 eventually if you consider it, this will be just a difference between this value and this value. Eventually this is also coming out to be m को मैं कैसे लिख देता हूँ? m को I can write something as the रो टाइम्स में वॉल्यूम. अब m को अगर मैं रो टाइम्स में वॉल्यूम लिखता हूँ, डेल्टा H will again come out to be the same constant K. तो I can eventually cancel it over here. तब बेसिकली मुझे क्या मिल रहा है? See, I can get these things over here कि यहाँ पे वॉल्यूम I can get over here, इस टर्म को मैं यहाँ पे ला देता हूँ. So here we have P1 प्लस में हाफ रो V1 का स्क्वायर हो गया, K तीनों साइड से कैंसिल हो गया, then mg रो जी H you have over here रो जी H1 मैं कंसिडर कर लेता हूँ. This should be equal to P2 का स्क्वायर प्लस में P2 and then you will add it with half रो V2 का स्क्वायर and प्लस में यहाँ पे हो गया हमारा रो जी H2. H1 and H2 are basically height levels of these. तो ये जो मुझे फाइनल इक्वेशन मिल रहा है कि जो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 होगा, that will be equal to P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2. This is basically implying कि जो टर्म है P प्लस हाफ रो V का स्क्वायर प्लस रो जी H, ये हमेशा एक कांस्टेंट टर्म होता है. एंड जैसे व्हेन वी ट्राई टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मास एंड वी फाइनली गॉट इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कि वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट होता है, दैट इज AV इक्वल्स कांस्टेंट. वैसे ऑन अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ये एक टर्म मिल रहा है कि ये जो टर्म होता है दिस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट. अब ये जो टर्म होता है ये कांस्टेंट होता है, दिस इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कंजर्व होती है. तो इन दोनों प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके वी आर गेटिंग फॉलोइंग इक्वेशंस. ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी. दिस इज बर्नौलीज थ्योरम. दिस इज सेड टू बी बर्नौलीज थ्योरम या फिर बर्नौलीज इक्वेशन.
ये हमें एक और क्वेश्चन मिल गया दैट बेसिकली, एंड अगर ये दोनों इक्वेशन हमें समझ आ गए सो वी आर बेसिकली अंडरस्टैंडिंग कि ये फ्लूइड फ्लो एग्जैक्टली होता क्या है एंड एटलीस्ट लैमिनार फ्लो को कैसे डिस्कस किया जा सकता है। इसी इक्वेशन को एक और जनरल फॉर्म में लिखा जा सकता है, जस्ट इन केस डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इस इक्वेशन को परफेक्टली रिप्लेस भी कर सकते हो। अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे रो कैंसिल नहीं होगा, व्हाट यू कैन राइट इज रो1 और या फिर रो टाइम्स में ए वी कांस्टेंट होगा। अगर डेंसिटी भी वैरी करिए पॉइंट टू पॉइंट तो यहाँ पे डेंसिटी सिंस वो फैक्टर हम लोगों ने कैंसिल कर दिया था, जैसे यहाँ पे वो फैक्टर बेसिकली कैंसिल है यहीं से, लेकिन वो कैंसिल नहीं होगा एंड एंड तक रहेगा। सो इन दैट केस यू विल हैव रो ए वी कांस्टेंट। वैसे ही अगर यहाँ पे आप देखते हो मैंने डेंसिटी को ऑलरेडी इंक्लूड किया है, डेंसिटी इसमें भी वैरी कर रही है तो ये इवेंचुअली कैंसिल नहीं होगी एंड दिस विल बी समथिंग लाइक ये एंड तक यहाँ पे रहेगी एंड देन यू कैन हैव कि डेंसिटी को भी पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 पे डिफाइन करके यू कैन कैलकुलेट। मोस्ट ऑफ द टाइम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात होती है and in that case density constant होती है। Though that basically summarizes studies of my video and that was all for today and thanks to all viewers।